नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कृषि दर्शन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें खेती किसानी की हम बात करते हैं, साथ ही साथ जानकारी आपको देते हैं ऐसी योजनाओं की जिसके माध्यम से कृषि के व्यवसाय को लाभ के व्यवसाय में आप तब्दील कर सकते हैं। हमेशा की तरह खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं परिचय आपका उनसे करा देता हूं, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर कौन से विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ डॉक्टर वरिष्ठ वैज्ञानिक एस धाकड़, आप कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर में पदस्थ हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश दूरदर्शन में। नमस्कार। तो जैसा कि किसान भाइयों, मैंने आपको बताया था कि यदि विषय की हम बात कर लेते हैं तो आज के दौर में जो विषय चल रहा है, यदि खेती को हमें आगे बढ़ाना है, यदि खेती से हमें वाकई में लाभ कमाना है, तो आखिर खेती को बेहतर हम कैसे कर सकते हैं? इसका जवाब है आधुनिक यंत्रों का उपयोग करना। और आज हम बात करने वाले हैं रबी की बुआई के लिए उन्नत कृषि यंत्र आखिर कौन कौन से होते हैं, इसी विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले समझना चाहेंगे आपके माध्यम से, यदि हम बात करते हैं ऐसे यंत्रों की जिसके माध्यम से कृषि को हम बेहतर बना सकते हैं, तो सबसे पहले रबी की बुआई के लिए कौन से ऐसे उन्नत यंत्र हैं जिनका उपयोग किसान भाइयों को करना चाहिए? जी, किसान भाइयों, हम लोग भी जानते हैं कि अभी हमारा खरीफ का सीज़न लगभग समाप्ति की ओर है और रबी का सीज़न शुरू हो गया है। अभी हमारा जैसे हमारी खरीफ की फसल कटती है तो इसमें जो बुआई के उन्नत कृषि यंत्र हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और कृषि यंत्र हम लोग जानते हैं कि कृषि यंत्रों से हमारा समय की बचत होती है। और जो अलग अलग फसलें हैं, जैसे हमारे रबी की जो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है, गेहूँ है, चना है, कई किसानों ने अभी मटर लगाना शुरू कर दिया है। हमारे मालवा में आलू भी लगाते हैं, प्याज भी लगाते हैं, लहसुन भी लगाते हैं। तो सभी कृषि यंत्रों की जैसे कृषि यंत्र हैं उसके फसलों के हिसाब से हम लोग कृषि यंत्रों का चुनाव करते हैं। और इसमें ये भी देखते हैं कि किसान के पास में कितनी ज़मीन है, इसके आधार पर पूरा इसमें चयन किया जाता है। जी। सर, इसके साथ ही साथ ये भी आपसे समझना चाहेंगे, यदि खेत की तैयारी की हम बात कर लेते हैं तो खेत की तैयारी के लिए ऐसे कौन से आधुनिक यंत्र हैं या उन्नत यंत्र हैं जो कि किसान भाई उपयोग कर सकते हैं? जी जी, हम लोग जब बुआई की बात करते हैं तो खेत की तैयारी एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब खेत की तैयारी अच्छी होती है तब हमारी बुआई के कृषि यंत्रों का सही से उपयोग हो पाता है। तो खेत की तैयारी की हम लोग बात करें तो इसमें कल्टीवेटर जो आता है वो कृषि यंत्र किसानों के पास में रहता है, कई किसान उसका प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन आधुनिक कृषि यंत्रों की बात करें तो इसमें रोटावेटर का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। रोटावेटर में हमारा खेत एक ही बार में अच्छे से तैयार हो जाता है, जिससे हमारा खेत अच्छे से तैयार हो जाती है। तो उसमें बुआई के कृषि यंत्र अच्छे से प्रयोग में आते हैं, उनका काफ़ी बढ़िया सोइंग अपनी बुआई अच्छे से होती है। उसके बाद में जब हमारे गेहूं की बुआई हम लोग करते हैं, उसके पहले खेत की तैयारी हम लोग करें, लेजर लेवलर है उसका प्रयोग करें तो उसमें खेत हमारा अच्छे से लेवल हो जाता है। खेत अच्छे से लेबलिंग होने से, समतलीकरण होने से, एक निश्चित स्लोप हमारा ढलान देने से किसान भाइयों उसमें क्या होता है, सिंचाई का जो पानी रहता है सभी पूरी फसल को एक साथ लगता है। चाहे हमारी गेहूं की फसल हो, चाहे हमारी चने की फसल हो, या जो भी फसल हमारी लगाई हुई है, जब फसल में कुछ पानी एक समान लगेगा तो उसमें फसल उत्पादन भी हमारा अच्छा मिलता है। सर, लेजर लेबलर की आपने यहाँ पर बात करी, माफ़ी के साथ सर रोकना चाहूँगा मैं आपको। यदि किसानों की हम बात कर लेते तो शुरुआती दौर में हमने देखा कि जैसे ट्रैक्टर आया उसके बाद कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिले। लेजर लेबलर और जो अन्य यंत्र हैं, जो खास यंत्र हैं जिनका अभी शुरुआत हुई है कृषि के क्षेत्र में उपयोग करने की, आखिर किसान भाई कैसे इनका उपयोग कर सकते हैं? क्या सारे किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुँच चुकी है, या ये भी कहा जा सकता है ऐसे बड़े यंत्र हैं तो क्या विशेषज्ञ उसके लिए मौजूद रहते हैं? जी जी, तो जो भी कृषि यंत्रों की जानकारी है और जो आधुनिक कृषि तकनीक की जानकारी है, प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र बनाए हुए हैं। तो हम लोग जो खेत की तैयारी के लिए खासकर कल्टीवेटर तो किसान लोग उपयोग कर ही रहे हैं। जिनके पास में पशुधन है वो बैलों से चलने वाले कृषि यंत्र प्रयोग कर रहे हैं। जो आधुनिक कृषि यंत्रों में जो जैसे लेजर लेबर की मैंने बात की, तो भोपाल के केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में कृषि यंत्र उपलब्ध है। और कई किसान कस्टम हायरिंग केंद्रों के माध्यम से जो आधुनिक कृषि यंत्र है उनको खरीद रहे हैं। कैसे लेजर लेबलर, इसकी कीमत ज़्यादा रहती है, लगभग 1.5 लाख रुपए में मिलता है। तो सामान्यतः छोटे किसान नहीं खरीद सकते, तो कस्टम हायरिंग केंद्रों के माध्यम से बड़े किसान इसको शासकीय योजनाओं के माध्यम से इसको खरीदते हैं। वो पहले खुद प्रयोग करते हैं, उसके बाद में वो किराए से दूसरे किसानों के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो सर, ये कहा जा सकता है कि सरकार के द्वारा भी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही जिसके माध्यम से कृषि यंत्र आप खरीद सकते हैं? जी जी। इसके अलावा सर, यदि छोटे किसानों की हम बात कर लें तो समस्या छोटे किसानों के सामने ये आती है कि आर्थिक रूप से कुछ परेशानियां उनके सामने रहती हैं। और बुआई की यदि मैं बात कर लूं तो छोटे किसान बुआई के लिए कौन से यंत्रों का उपयोग कर सकते हैं? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि हमारे किसानों की संख्या के हिसाब से देखें तो सभी गाँव में या
हमारे ज़िले की बात करें तो छोटे किसानों की संख्या ज़्यादा रहती है, उनके पास ज़मीन कम रहती है। तो जिनके पास में 1 से 2 एकड़ ज़मीन है, एक ऐसे किसान भाइयों के लिए बुआई के लिए डिबलर उपलब्ध है जो हाथ से चलते हैं, हस्तचलित है। इसमें लगभग दिन भर में 2 दिन में मिला के 1.5 से 2 दिन में 1 एकड़ की बुआई हो जाती है। इसमें 2 तरह के मॉडल हैं, एक चक्री डिबलर है, एक सिंगल डिबलर है। तो दोनों जो डिबलर हैं वो केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में भी उपलब्ध है और कई प्राइवेट कंपनियों के भी हैं। तो हम लोग हमेशा ये बताते हैं कि आप लोग नियरेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र का विजिट करें या कभी भोपाल जाएं तो केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान का वहाँ से भी आप लोग खरीद सकते हैं। दूसरा जो उससे बड़े किसान भाइयों को यदि देखना है कोई ऐसा यंत्र है खरीदने से पहले एक बार देखना चाहते हैं किसान भाई, हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, तो क्या कृषि विज्ञान केंद्र में आने के बाद वो तमाम चीज़ें उन्हें दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं? कृषि विज्ञान केंद्र में जो छोटे कृषि यंत्र हैं सभी तरह के उपलब्ध हैं। तो हस्तचलित कृषि यंत्र जो डिबलर में बता रहा था ये भी कृषि यंत्र कृषि विज्ञान केंद्र में उपलब्ध है, इनका प्रयोग करिए। इसके बाद में जिनके पास में लगभग 4 से 5 एकड़ ज़मीन, 5 एकड़ तक ज़मीन है, ऐसे किसान भाइयों के लिए पशु चलित कृषि यंत्र भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में उपलब्ध है और केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान ने जो बनाए हुए हैं उनका भी रिजल्ट बहुत बढ़िया है। क्योंकि सभी छोटे किसान ट्रैक्टर खरीदेंगे, यदि किराए से नहीं चला रहे हैं तो ट्रैक्टर खरीदने के लिए लगभग 8 से 10 लाख रुपए की आवश्यकता रहती है, जो छोटे किसानों के लिए संभव नहीं है। तो पशु चलित कृषि यंत्रों में बुआई के जैसे हमारा सीड ड्रिल ट्रैक्टर वाला रहता है, उसी तरह के जो पशु चलित कृषि यंत्र हैं वो उपलब्ध हैं, उनके भी बहुत बढ़िया रिजल्ट रहते हैं। उसमें आप इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। जी सर, ट्रैक्टर की आपने यहाँ पर बात की है, तो ट्रैक्टर चालित जो उन्नत बुआई के लिए यंत्रों का उपयोग किया जाता है, अब विस्तार से यदि हम इस दिशा में बात करते हैं तो कैसे किसान भाई इसका उपयोग कर सकते हैं? जी, ट्रैक्टर चालित ज़्यादातर के किसान हैं, अभी छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो। बड़े किसानों के पास में तो अपने खुद के ट्रैक्टर रहते हैं, कृषि यंत्र रहते हैं, छोटे किसान किराए से करवाते हैं। तो इसमें कृषि यंत्रों में हमारे पास में अलग अलग तरह के सीड ड्रिल हैं। पहले ज़्यादातर किसान अभी भी सिंगल पेटी का सीड ड्रिल उपयोग में कर रहे हैं, तो अब लोग हमेशा बताते हैं कि किसान भाई बुआई के लिए डबल पेटी का सीड ड्रिल प्रयोग करें। डबल पेटी में एक में अपना बीज रहेगा, दूसरे में खाद रहेगा। जो हमारा खाद है बीज के नीचे गिरने चाहिए, तभी हमारे फसल द्वारा उसका प्रयोग किया जाता है। यदि हम लोग सिंगल पेटी का सीड ड्रिल प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें लगभग 15 से 20% हमारा खाद है ऐसे ही समाप्त हो जाता है, फसलों को नहीं मिल पाता है। ज़्यादातर किसान ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, पहले खाद फेंक दिया, उसके बाद में सिंगल पेटी के सीड ड्रिल उपयोग में करते हैं, तो हमारा खाद फसलों को नहीं मिल पाता, वही हमारे खरपतवार को मिलता है। तो हम लोग हमेशा बताते हैं कि चाहे पशु चलित कृषि यंत्र हो चाहे ट्रैक्टर चलित हो, उसमें हम हमेशा डबल पेटी के सीड ड्रिल का प्रयोग करें, है ना। तो इसमें हमारा खाद भी पूरी तरह से मिलेगा और हमारे लाइन से लाइन भी दूरी हम लोग सीड ड्रिल से बुआई करते हैं तो वो पूरी तरह से मेंटेन रहती है। तो डबल पेटी की सीड ड्रिल में, और डबल पेटी की सीड ड्रिल में भी अलग अलग तरह के मॉडल हैं। जैसे इसमें खरीफ रबी की हम बात करें गेहूं और चने की इसके लिए, तो इसमें रेजबेड प्लांटर के रिजल्ट बहुत बढ़िया है। हम लोग हमेशा खरीफ में भी हम लोग इसको किसानों के बीच में प्रमोट कर रहे हैं और रबी के लिए भी कर रहे हैं। जैसे हम लोग चने की बोनी करते हैं, गेहूं की बोनी करते हैं, तो रेजबेड प्लांटर इस तरह का कृषि यंत्र है जिसमें एक बेड पर मतलब एक मेड़ पे 2 लाइन में बोनी होती है। चने की बुआई करें तो 2 लाइन में, क्योंकि इसमें स्पेसिंग लगभग 12 से 14 इंच या 16 इंच के लगभग करते हैं। और गेहूं में लगभग इसमें एक बेड पे एक मेड़ पे 3 लाइन की बोनी करते हैं। अगल बगल इसमें नालियाँ बनी रहती हैं जो कि रबी की फसलों में सिंचाई नाली का काम करेंगी। यही रेजबेड प्लांटर रहेगा तो बरसात के समय में ये ड्रेनेज जल निकासी का काम करेंगे और रबी के सीजन में ये हमारी सिंचाई की नाली का काम करेंगे। तो इस तरह का जो बेड बनेगी उसमें हमारा जड़ों को हवा मिलती रहती है। तो कुल मिलाकर सर ये कहा जा सकता है कि ज़्यादा बेहतर फसल आखिर कैसे हो जिसके लिए यंत्रों का उपयोग किया जाएगा। तो हमारे साथ वैज्ञानिक, वरिष्ठ वैज्ञानिक लगातार जुड़े हुए हैं और तमाम जानकारी उनके द्वारा दी जा रही है जिसके माध्यम से कृषि के क्षेत्र में बेहतर हम काम कर सकते हैं। ये चर्चा लगातार जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी,
तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। धाकड़ साहब, आपका बहुत स्वागत है इस मंच पर। सर, मैं समझना चाहूँगा, यदि पौधों के संरक्षण की हम बात कर लें या फसलों के संरक्षण की हम बात कर लें, संरक्षण पहले के दौर में भी देखा गया था, आज के दौर में भी देखा जा रहा है, लेकिन क्या आज के दौर में ऐसे भी कोई यंत्र है जिसके माध्यम से फसलों का संरक्षण किया जा सकता है? पौध संरक्षण की जब हम लोग बात करते हैं तो जो हम लोगों ने बुआई कर दी, बुआई के बाद में जब फसल हमारी खेत में रहती है उस समय हम लोग जो भी कीटनाशक दवाई डालते हैं, पहले तो हम लोग डालते हैं खरपतवार को ख़त्म करने के लिए खरपतवारनाशक दवाई हम लोग डालते हैं। उसके लिए पौध संरक्षण, चाहे हमारा कीटनाशक हो चाहे खरपतवारनाशक हो, इनके ख़त्म करने के लिए हम लोग कृषि यंत्रों का प्रयोग करते हैं। तो जो छोटे किसान हैं उसके लिए नेपसेप स्प्रेयर प्रयोग में किए जा रहे हैं। ये लगभग 15 से 20 लीटर का रहता है और इसमें समय काफ़ी ज़्यादा लगता है, इसलिए ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र भी इसमें आ गए हैं, जो कि लगभग दिन भर में लगभग 5 से 6 एकड़ ज़मीन को इसमें दवाई का स्प्रे इसमें हो जाता है, खरपतवार का भी इसमें हो जाता है। तो इस तरह के नए नए कृषि यंत्र हैं। जहाँ बागवानी वाली फसलें हैं वहाँ पर इस तरह के स्प्रेस आ गए, तो उससे ऊंचाई पे एडजस्ट करके आप लोग सीधा आपको स्प्रे उसमें हो जाता है। इसमें अभी ड्रोन स्प्रे का भी हम लोग किसानों के बीच में इसको प्रयोग कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन के तौर सर, पे। ड्रोन की आपने यहाँ पर बात करी है, नवाचार कृषि के क्षेत्र में देखा जाएगा, लेकिन क्या इस तकनीक के लिए विशेषज्ञों की जो ज़रूरत रहेगी वो कैसे पूरी हो सकती है? हाँ, उसके लिए कि हम लोग लगातार कृषि विज्ञान केंद्र से जो भी इस तरह के नए कृषि यंत्र रहते हैं, जैसे मैंने रेजबेर प्लांटर बताया, रोटावेटर बताया, लेजर लेवलर और अभी ड्रोन के बारे में, तो इस तरह के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में हम लोग लगातार हमारे कैंपस में भी ऑन कैंपस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और ज़रूरत पड़ती है किसानों के खेतों पर जाकर हम लोग प्रशिक्षण देते हैं कि इन कृषि यंत्रों का कैसे चलाना है, इसका कैसे रखरखाव करना है, क्योंकि इसमें पहले एक बार समझना जरूरी रहता है जी। इसलिए लगातार हमारे यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते रहते हैं। सर, ड्रोन के माध्यम से मॉनिटरिंग तो हम कर सकते हैं, लेकिन आखिर इससे उन्नत फसलों में या ज़्यादा मुनाफे की बात कर ली जाए तो कैसे तब्दील किया जा सकता है? अभी ये ड्रोन का जो प्रयोग है खेती में, खासकर जो कीटनाशक है जो हमारा प्रयोग करना, लिक्विड फर्टिलाइजर प्रयोग करना, तो ये प्रायोगिक दौर में है, इस पर परीक्षण चल रहे हैं जी। तो अभी हम लोगों ने जो देखा है, अभी तो मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआती है, तो इसमें खासकर बागवानी फसलों के लिए, जैसे हमारे शाजापुर ज़िले में, आगर ज़िले में और राजगढ़ में संतरा काफ़ी होते हैं, कई जगह पर हमारे अमरूद होते हैं, कई जगह पर मध्य प्रदेश में हमारा आम होते हैं। बागवानी वाली जो भी इस तरह की फसलें हैं, इनमें स्प्रे करने में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर उस पेड़ पे जाके वो उसका स्प्रे हो जाएगा। खासकर जो हमारी फील्ड वाली फसलें हैं, जैसे गेहूँ हो गया, चना हो गया, इस तरह की फसलों में उस निश्चित हाइट पे ले जाकर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर अभी प्रयोग चल रहे हैं। अनुसंधान के बाद में इसकी रिकमेंडेशन आएंगी कि इस तरह की फसलों के लिए प्रयोग में किया जाए कि नहीं। बागवानी के लिए तो अच्छा उपयोगी है, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट इसमें देखने को। बिल्कुल सर। इसके अलावा यदि उद्यानिकी फसलों की हम बात कर लें तो आखिर बुआई के लिए कौन से खास यंत्र हैं जिसका किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, हमारे मालवा में उद्यान की फसलों में काफ़ी किसान अच्छी, जैसे हमारा शाजापुर ज़िले की बात करें तो आलू लगा रहे हैं, लहसुन लगा रहे हैं, प्याज लगा रहे हैं, ये हमारी, और कई किसान इसमें सब्जी भी लगा रहे हैं, अलग अलग तरह की सब्जी लगा रहे हैं, टमाटर लगा रहे हैं, मिर्च, सभी तरह की बागवानी फसलें लगा रहे हैं। अब से हम लोग बुआई कृषि यंत्रों की, हम लोग बागवानी फसलों की बात करें तो मैंने जैसे बताया, खेत की तैयारी के लिए तो उद्यान की फसलों के लिए रोटावेटर बहुत बढ़िया है। रोटावेटर से आप खेत तैयार कर लेंगे, एक बार में खेत अच्छे से तैयार हो जाएगा। उसके बाद बुआई के लिए, आलू की बुआई के लिए पोटैटो प्लांटर, तो इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया है। इसमें 2 तरह के मॉडल इसमें उपलब्ध है, एक जिसमें हम लोग मजदूरों को बिठा के उसमें बुआई की जाती है, ट्रैक्टर चलित है, ये सेमी ऑटोमेटिक है। एक आता ऑटोमेटिक, इसमें मजदूरों को बिठाने की आवश्यकता नहीं है, सीधी इसमें बुआई हो जाती है। तो इसमें क्या है, बुआई का खर्चा काफ़ी ज़्यादा बचता है। वैसे हम लोग सामान्यतः मजदूर से बुआई करवाएं तो 25 से 30 हज़ार रुपये का 1 हेक्टेयर में खर्चा आता है, और इसमें हम लोग पोटैटो प्लांटर से बुआई कराएं तो इसमें 4 से 5 हज़ार रुपये में ही काम हो जाता है। कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा, समय की बचत होती है। मजदूर में समय काफ़ी ज़्यादा लगाएंगे, इसमें
मशीन ट्रैक्टर से चल रहा है तो तुरंत काम होता है। जी इसी तरह हमारा गार्लिक प्लांटर है, गार्लिक जो हमारा लहसुन है उसके लिए बुआई के लिए भी हमारे शाहजहाँपुर ज़िले में हम लोग लगातार प्रयोग कर रहे हैं और किसान उसको अपना रहे हैं। इसी तरह के लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये की इसमें बचत हो जाती। और जो लहसुन आपका प्याज है, प्याज हमारा एक जिला एक उत्पाद के तहत शाहजहाँपुर ज़िले में इसका चयन किया गया है। प्याज में भी इसके जो पौध तैयार करने के बाद में इसके रूपक यंत्र के बारे में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं और किसान भाई इसको अपना रहे हैं। और जो पौध जिनकी तैयार होती है जैसे टमाटर हो गया, बैगन हो गया, इस तरह के कृषि यंत्रों के लिए सब्जी रोपक यंत्र केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान ने डेवलप किए हुए हैं। वो हम किसानों के बीच में इसको ट्रेनिंग के माध्यम से पॉपुलर कर रहे हैं, जिससे किसान उसको खरीद कर प्रयोग कर सकते हैं। जी सर, हमेशा देखा गया है किसानी की यदि हम बात कर लेते हैं तो कटाई और गुहाई दो ऐसे महत्वपूर्ण तत्व हैं जिसमें हमेशा से वक्त लगता है। लेकिन यंत्रों के माध्यम से कितनी जल्दी इस कार्य को पूर्ण किया जा सकता है? जी, तो अभी आप लोग भी देख रहे हैं कि लगातार बारिश की स्थिति भी हमारे ज़िले में अभी वर्तमान में बनी हुई है। तो ऐसी परिस्थितियों में कृषि यंत्रों का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि इसमें कम समय में ज़्यादा काम हो जाता है। तो कटाई के लिए जो हम लोग बात करें सोयाबीन की कटाई हो या दूसरा अभी कुछ समय बाद हमारा अगले महीने में धान की कटाई होगी, तो इसके लिए रीपर उपलब्ध है। गेहूँ कटाई के लिए भी रहते हैं, रबी फसलों की हम लोग बात करें तो रीपर से कम समय में ज़्यादा काम इसमें हो जाते हैं। हंसिए रहते हैं, वो भी इस तरह के नवीन हंसिए हमारे केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में बनाए हुए हैं, जिसमें कम घर्षण में मतलब ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो इस तरह हमारा जो मक्के की फसल है वो तैयार खड़ी है, उसके लिए भी तैयार वो है, काटने के लिए रीपर है, थ्रेसर है, मक्के की छीनने के लिए मक्का के छीनने वाले यंत्र हैं। तो इस तरह के जो यंत्र हैं इससे कटाई और गुहाई हो जाती है। उसके बाद में इसको ज़्यादा ही जल्दी कटाना, जैसे सोयाबीन की जो कुछ वैरायटी रहती हैं जिसकी हाइट अच्छी रहती है, उससे आप हार्वेस्टर से भी कटा सकते हैं। हार्वेस्टर में कटाई और गुहाई दोनों एक साथ में हो जाता है। जो काम आपका मजदूरों द्वारा दूसरे उसमें लगभग 4-5 दिन लगेंगे, वो दिन भर में ही काम हो जाएगा। चलिए सर, तमाम पहलुओं पर आपने बहुत अच्छे से और सारी जानकारी किसान भाइयों तक दी है और उम्मीद यही करते हैं कि किसान भाई इन जानकारियों को समझेंगे, जानेंगे, उनका उपयोग करेंगे और कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा आखिर मुनाफा कैसे हासिल किया जा सकता है, वो तमाम पहलुओं पर किसान भाई ध्यान देंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपका बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज के कृषि दर्शन के संख में इतना ही और अब अंत में देखेंगे खबरें खेती की। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबरों पर। खेतों के पास बनेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, धान खरीद में होगी भूमि रिकॉर्ड की जांच, 11 जिलों में पानी की कमी, किसान पंजीयन कराएं, किसानों को समसामयिक सलाह। और अब खबरें विस्तार से। खेतों के पास बनेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी अनुरूप अनेक ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनके बारे में कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। 1 लाख करोड़ रुपए के फंड से सरकार किसानों के खेतों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने खड़ी हुई है। कृषि व समृद्ध क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा राशि विशेष पैकेजों के रूप में उपलब्ध कराई है, जिसके अंतर्गत प्रोजेक्ट प्रस्तुत करते ही कृषि मंत्रालय की टीम बैंकर से इन्हें मंजूर कराएगी। देश भर में गांव-गांव और खेतों के पास तक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाने पर किसान अपनी उपज को कुछ समय रोककर बाद में वाजिब दाम पर बेच सकेंगे। श्री तोमर ने कहा कि संघ, राज्य क्षेत्र व केंद्र सरकार एक ही परिवार है। वहां योजनाओं का सुचारू संचालन होगा तो सभी राज्यों में भी बेहतर क्रियान्वयन करने में ताकत मिलेगी। धान खरीद में होगी भूमि रिकॉर्ड की जांच। केंद्र सरकार ने इस साल अगले महीने से धान की सरकारी खरीद में किसानों की भूमि के रिकॉर्ड की जांच का फैसला किया है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि इसका मकसद किसानों तक एमएसपी की पहुंच सुनिश्चित करना और कारोबारियों को रोकना है। इस समय असम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर को छोड़कर ज्यादातर धान उत्पादक राज्य किसानों की जमीनी का डिजिटल रिकॉर्ड है, जिनका इस्तेमाल भारतीय खाद्य निगम धान की खरीद में करेगी। चालू खरीफ सत्र के लिए सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 1940 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है। 11 जिलों में पानी की कमी। 110 दिन वर्षा काल का बीत जाने के पश्चात अभी भी प्रदेश के 11 जिलों में पानी की कमी है। अधिकांश कम वर्षा वाले जिले सितंबर माह की बारिश से सामान्य वर्षा की श्रेणी में आ गए हैं। पिछले सप्ताह प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश होने से कई जिलों की स्थिति में सुधार आ गया है।
प्रदेश के लगभग सभी छोटे बड़े बागों का जल स्तर सुधर गया है। मौसम विभाग ने सितंबर अंतिम सप्ताह में भी जोरदार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून से 20 सितंबर तक प्रदेश में 887 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि की सामान्य वर्षा 908 मिलीमीटर है। मध्य प्रदेश अब सामान्य वर्षा की श्रेणी में आ गया है। प्रदेश के 32 जिलों में सामान्य वर्षाएं, 6 जिलों में अधिक वर्षाएं, 3 जिलों में सर्वाधिक वर्षा, 11 जिलों में कम वर्षा दर्ज की गई है। किसान पंजीयन कराएं। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने प्रदेश के किसानों से खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य पर विक्रय हेतु पंजीयन कराने का आह्वान किया है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा धान का समर्थन मूल्य 1940 रुपये, ज्वार 2738 रुपये और बाजरे का 2250 रुपये घोषित करने पर मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से सभी का आभार भी व्यक्त किया है। श्री पटेल ने धान, ज्वार, बाजरा का उत्पादन करने वाले कृषकों से अपील की है कि वे अपनी फसलों के विक्रय के लिए पंजीयन कराएं। 15 सितंबर से समर्थन मूल्य खरीदी के लिए पंजीयन कार्य प्रारंभ हो गया है। किसान बंधु धान, ज्वार, बाजरे की फसलों का पंजीयन कराकर समर्थन मूल्य पर फसलें विक्रय कर सकते हैं। किसानों को समसामयिक सलाह। कृषि विज्ञान केंद्र रीवा के पौध संरक्षण वैज्ञानिक डॉक्टर अखिलेश कुमार एवं डॉक्टर केवल सिंह बघेल ने विभिन्न गांवों में भ्रमण करके फसलों में कीट रोग प्रबंधन के विषय पर किसानों को उपयोगी सलाह दी। वैज्ञानिकों ने बताया कि धान रीवा जिले की प्रमुख फसल है, जिसमें पत्ती लपेटक कीट, सफेद व भूरी मक्खी, गंधी बग कीट का प्रकोप देखा जा रहा है, जिसके लिए फिप्रोनिल 5%, ईसी की 750 मिली प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। धान में प्रमुख रूप से इस समय शीत झुलसा रोग भी देखा गया है, जिसके लिए हेक्साकोनाजोल 5% एवं वैलीडामाइसिन 2.5% की मिश्रित दवा की 1000 मिली प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करें। झुलसा रोग के लिए ट्राइसाइक्लोजोल 75% 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करें। अरहर, मूंग एवं उर्द में लगने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए थायोमेथोक्साम एवं लैम्डासाइलोप्रिन की मिश्रित दवा की 300 मिली प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करें। तो खबरें खेती में आज इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। तो इसी के साथ कृषि दर्शन के अंक में इतना ही। जैसा कि आपने देखा कि आज हमने बातचीत करी है आखिर कि रबी की जो फसल रहती है उसमें बुआई के लिए कौन से खास यंत्र जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, और यदि उन यंत्रों का उपयोग करते हैं सबसे खास बात यह है कि उनका रखरखाव कैसे करना है, उसका महत्व कितना है। ये सब किसान भाई जितना जल्दी जानेंगे उतना किसान भाइयों को फ़ायदा होगा। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।